स्वागत है सभी का सामान्य विज्ञान की क्लास में। सामान्य विज्ञान, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी कंपटीशन एग्जाम में 30% योगदान देती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान की पहली क्लास से। सामान्य विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वह है रसायन विज्ञान, दूसरा भाग है इसका भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और तीसरा जो इसको भाग है वो है जीव विज्ञान। तो जनरल साइंस को शुरू करने से पहले बता देता हूँ आपको, इसके 3 भाग है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों विज्ञानों का आपस में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग इनकी बुक्स आती हैं। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे हम रसायन विज्ञान से। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में भी जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है परमाणु। तो परमाणु किसे कहते हैं? आपने 10th तक इस बात को पढ़ लिया होगा भी परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं? अगर आप किसी वस्तु को विभाजन करना स्टार्ट करें, परमाणु की परिभाषा के अनुसार देखें भी, अगर आप किसी वस्तु को तोड़ना स्टार्ट करें, अगर किसी वस्तु को तोड़ना स्टार्ट करें, आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, और एक स्थिति ऐसी बचेगी जब आप उस चीज़ का या उस स्थिति में विभाजन नहीं कर पाएंगे भी। अगर आप किसी वस्तु को तोड़ते रहोगे तो आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाओगे जब आप और अधिक उस वस्तु को नहीं तोड़ सकोगे। तो वह अंतिम अवस्था जहां आप विभाजन करने में असक्षम हो, वह अंतिम अवस्था जहां आप विभाजन करने में असक्षम हो, तो वह अंतिम अवस्था ही वस्तु की क्या कहलाएगी? परमाणु कहलाएगी। वह अंतिम अवस्था क्या कहलाएगी? परमाणु। तो आप परमाणु की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी साधारण वस्तु की सबसे छोटी घटक इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सबसे छोटी घटक इकाई को परमाणु कहते हैं। तो हमने परमाणु की परिभाषा में लिखा कि परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। तो सवाल अपना फिर से पैदा होता है कि और अधिक विभाजन क्यों नहीं कर सकते? तो अब तक हमने पढ़ लिया भी परमाणु किसे कहते हैं। परिभाषा के अनुसार ऐसा करने वस्तु की ऐसी अंतिम अवस्था जिसको और अधिक विभाजन करने में हम असक्षम हो, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? परमाणु। अब दिमाग में वापस सवाल उत्पन्न होता है कि इस परमाणु का और अधिक विभाजन क्यों नहीं कर सकते? और अधिक विभाजन क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब पाने के लिए अपने को 2 चीज़ों को पढ़ना होगा। एक तो आवेश, और दूसरा क्या पढ़ना होगा? दूसरा पढ़ना होगा परमाणु बना किस चीज़ों से होता है। कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वो किन्हीं चीज़ों से तो मिलकर बनी होती है। तो परमाणु किन किन से मिलकर बना होता है? परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो परमाणु बना होता है, अब एक सिंपल व्यू दे देता हूं मैं। परमाणु बना होता है 3 चीज़ों से मिलकर। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। तो एक चीज़ तो पढ़ ली हमने, परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं विभाजन करना असक्षम क्यों है, इसको विभाजन क्यों नहीं कर सकते। तो विभाजन क्यों नहीं कर सकते, इन चीज़ों का जवाब पाने के लिए अपने को 2 चीज़ पढ़ना आवश्यक है। एक तो आवेश, और दूसरा परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दूसरा आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है ये समझने के बजाय आप ये समझें कि आवेश की क्रिया क्या होती है, ये समझना ज़्यादा आसान है। तो आवेश 2 प्रकार का होता है। क्रिया कैसी होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश होता है 2 प्रकार का। कौन सा? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश।
धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक जो आवेश है उसको हमें प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं और जो ऋणात्मक आवेश है उसे हमें माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप पूछोगे विभाजन असक्षम होने में आवेश का परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसका आपस में क्या संबंध है? तो इसका ये संबंध होता है, जो आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है, प्रोटॉन पर पाया जाता है। तो हम देखें भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है धनात्मक प्रकार का आवेश होता है, और प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक प्रकार का आवेश, और प्रोटॉन पर होता है धनात्मक प्रकार का आवेश। और सामान्यतः आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, आपने पढ़ ही लिया है। तो जो समान आवेश होता है ना, समान आवेशों के मध्य, अब इनकी क्रिया पढ़ेंगे अपन, आवेश क्रिया किस प्रकार करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? आवेशों की क्रिया। आवेश समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह समझना ज़्यादा आसान है कि आवेशों की क्रिया किस प्रकार होगी। तो आवेशों की क्रिया अगर अपन पढ़ें तो जो समान आवेश होंगे, समान आवेश में अपन ले लेते हैं धनात्मक और धनात्मक, या इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस के निशान से प्रदर्शित कर सकता हूँ। अगर अपन ले ले ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ये आवेश अपन ले, इनके मध्य क्रिया देखेंगे। तो आवेश जो समान प्रकार के आवेश होंगे, समान प्रकार के आवेशों के मध्य क्रिया जो संपन्न होगी, आकर्षण की क्रिया संपन्न होगी। किसकी क्रिया? आकर्षण की क्रिया संपन्न होगी। विपरीत आवेश का समान आवेश के मध्य किस, गलत, उल्टा बोल दिया, सॉरी। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण की क्रिया संपन्न होगी, और समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण की क्रिया संपन्न होगी, और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण की क्रिया संपन्न होगी। अब आप पूछोगे प्रतिकर्षण आकर्षण ये क्या है? तो आपने चुंबक देखी होगी कभी, चुंबक, छड़ चुंबक जो रेडियो वगैरह में निकलती है, इनके मध्य लिखा होता है, इन पे लिखा भी होता है SN, ऐसा कुछ लिखा होता है। अगर नहीं भी लिखा होता तो कोई बात नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक चुंबक है, उसके पास में अगर दूसरी चुंबक को लाया जाए तो कभी कभी तो ये इसके पास खिसक जाती है और कभी कभी इसको दूर भगाती है। तो जो पास खिसकाती है उसको बोलते हैं आकर्षण, और जो इसको दूर खिसकाती है उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। यानी कि दो वस्तुएं जब पास पास में आती है तो उस चीज़ को बोलते हैं हम आकर्षण है, और जब दो वस्तुएं दूर एक दूसरे को पास लाने पर वो दूर खिसकती है तो उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण को आप चुंबक की सहायता से सीख सकते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण को आप चुंबक की सहायता से भी सीख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, दो समान चुंबक है, चुंबक को जब पास लाया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपस में चिपक जाती है, तो जो आपस में चिपक जाती है उसको बोलते हैं आकर्षण। और कई बार क्या होता है, दो चुंबक को अगर पास लाते हैं तो वो पास आती नहीं, वो दूर भागती है एक दूसरे, तो उस चीज़ को बोलते हैं अपन प्रतिकर्षण। तो अगर दो समान आवेश की वस्तुएं आप पास में आएगी तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, वो पास नहीं आएगी, यानी कि वो दूर भागेंगी। और विपरीत आवेश जब होगा तो उनके मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। अब मैं बोल रहा हूँ भी इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक प्रकार का आवेश होता है और प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक प्रकार का। तो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन को पास लेके आऊँ, अब प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, प्रश्न या एग्जाम्पल एक ही बात है, या मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ लेकिन इसका प्रश्न बन सकता है। तो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने और इसके पास में भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरा मैंने प्रोटॉन ले लिया, एक मैंने प्रोटॉन ले लिया और दूसरा मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तीसरा मैंने, ये परमाणु इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तीसरा मैंने प्रोटॉन ले लिया, चौथा और प्रोटॉन ले लिया, एक मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक न्यूट्रॉन ले लिया, न्यूट्रॉन, और एक ले लिया मैंने न्यूट्रॉन और एक ले लिया न्यूट्रॉन। तो इन चीज़ों में ये जो कॉम्बिनेशन बन रही है इन पे सवाल बनते हैं। सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। अपन ने ये ले ली इतनी स्थितियाँ, अब अपने कोई ऐसे स्थितियाँ देगा और फिर पूछेगा इनके मध्य आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो आवेश, आकर्षण और प्रतिकर्षण का कारण क्या है? आवेश ही तो कारण है, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, यानी कि आकर्षण हो या प्रतिकर्षण।
आकर्षण या प्रतिकर्षण का कारण क्या है? आवेश ही तो है। जैसे हम बोल रहे हैं समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का कारण क्या है? आवेश। और आवेश किन पर पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश होता है ऋणात्मक और प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक। तो आवेश को सीधा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इनकी क्रिया समझना आसान है। तो अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक प्रकार का। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक प्रकार का। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक प्रकार का। समान आवेश हो गए, समान आवेशों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो आपको सवाल में देगा, मान लो आपको सवाल देता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस प्रकार दे के आपको पूछेगा इनके मध्य आकर्षण की क्रिया संपन्न होगी या प्रतिकर्षण की क्रिया संपन्न होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक। तो विपरीत आवेश हो गए, विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य भी क्या होगा? आकर्षण। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य, ये तो सेम ही घटना हुई। प्रोटॉन पर आवेश प्लस एक माइनस, दोनों विपरीत आवेश तो क्या होगा? आकर्षण होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन समान आवेश है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो धनात्मक आवेश समान आवेश हो गए, समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ भी आवेश को समझना मुश्किल है, लेकिन आवेश की क्रिया को समझना आसान है। तो आवेश को समझना क्यों मुश्किल है मैं बताता हूँ आपको। देखो आवेश है ना, आवेश को आप प्रेम या नफरत, जैसे प्रेम होता है कि नहीं, प्रेम और नफरत तो जानते हो आप। नफरत। अब प्रेम को क्या कैसे समझ सकते हो आप? नफरत को कैसे समझ सकते हो? ऐसे ही समझोगे जैसे मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, एक लड़का है और एक लड़की है। एक लड़का और लड़की है, इनके मध्य अगर प्रेम है, इनके मध्य क्या है? प्रेम है। इन दोनों के मध्य है नफरत। अगर इनके मध्य प्रेम है तो ये आकर्षित होंगे यानी कि ये पास पास आएंगे। इनके मध्य नफरत है, नफरत से मतलब है अब ये भी प्रेम करता है, ये भी प्रेम करती है, ये नफरत करता है और ये भी नफरत करती है, तो ये दूर दूर जाएंगे। इनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। और ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्या होगा? आकर्षण। एक दूसरे से, ना कि कोई एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके मध्य क्या होगा? आकर्षण। ये पास पास ही तो आएंगे। सेम वही बात है, समान आवेश, इस पर भी ऋणात्मक आवेश, इस पर भी ऋणात्मक आवेश, तो इनके मध्य होगा प्रतिकर्षण। इस पर ऋणात्मक आवेश, इस पर धनात्मक आवेश, तो इसके विपरीत आवेश हो गए तो इसका क्या होगा? आकर्षण। अगर मान लो ये लड़का है, ये प्रेम करे जो हमेशा की तरह होता है, और लड़की है ये प्रेम ना करे जो कि हमेशा की तरह एक घटना है। नॉर्मली यही होता है, लड़का प्रेम करता है, लड़की नहीं करती, बाद में करने लग जाती है, वो अलग बात है। तो मान लो ये लड़का है और ये लड़की है, ये प्रेम करता है और ये प्रेम नहीं करती, तो इनके मध्य आकर्षण होगा क्या? पास पास आएंगे क्या? अगर लड़का प्रेम करता है और लड़की प्रेम नहीं करती तो ये पास पास नहीं आएंगे, यानी कि आकर्षण नहीं होगा। अगर ये लड़का नफरत करता है, या ऐसे लड़का वैसे कभी नफरत नहीं करता, लड़का मान लो कुछ नहीं करता, लड़की नफरत करती है, लड़की क्या करती है? नफरत करती है, और लड़का नफरत नहीं करता, तो इनके बीच में लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी। दो लोगों के बीच लड़ाई होने के लिए क्या चाहिए? ये भी नफरत करे और ये भी नफरत करें। अगर कोई एक बंदा नफरत करता है तो पास से निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़ाई, तगड़ी वाली लड़ाई होने के लिए ये भी नफरत करना चाहिए और ये भी, यानी कि दोनों के पास कोई ना कोई कुछ होना चाहिए। इसके पास प्रेम में होना चाहिए और इसके पास प्रेम होना चाहिए, तभी आकर्षण होगा। इसके पास नफरत होनी चाहिए और इसके पास भी नफरत होनी चाहिए, तब ये प्रतिकर्षित करेंगे। सेम ऐसी बात है इलेक्ट्रॉन आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना के लिए कि दोनों वस्तुओं पर आवेश का होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट देखो आप, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक प्रकार का, और न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर जनाब कोई आवेश नहीं होता, यानी कि जीरो। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होगा? जीरो। अब एक पर आवेश है, एक पर आवेश नहीं है, एक प्रेम करता है और दूसरी प्रेम नहीं करती, तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा क्या? कोई घटना संपन्न नहीं होगी। सेम इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ऋणात्मक प्रकार का और न्यूट्रॉन पर जीरो है, तो इनके मध्य कोई क्रिया होगी क्या? नहीं क्रिया होगी। ये क्वेश्चन है ना जो ये पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में,
रेलवे के एग्ज़ाम में ये शायद 2012 के अंदर या नहीं 2016 के अंदर पूछा गया है शायद। 2016 की ये प्रश्न पूछा गया है भी एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण किस प्रकार की घटना संपन्न होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों, कोई क्रिया नहीं होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, कोई क्रिया नहीं होगी। सेम इसी प्रकार न्यूट्रॉन है, इस पर भी 0 आवेश, इस पर 0 आवेश, तो दोनों पर कोई क्रिया संपन्न नहीं होगी। ये बात पढ़ चुके हैं। चलो इतनी बात आपने सीख ली। समान परमाणु किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु की सबसे छोटी सरलतम घटक इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, या परमाणु को और आगे विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक प्रकार का, प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक प्रकार का और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। आवेश सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। विभाजन, अपना सवाल ये था तो विभाजन क्यों नहीं हो सकता इसका, परमाणु का विभाजन क्यों नहीं होता। तब तक ये अपना सवाल का जवाब अपने को मिला नहीं है। चलो अपन ने सीख लिया, अभी इसका जवाब देखेंगे, किसी चीज़ का विभाजन क्यों नहीं होता। अब प्रेम अगर तगड़ा होगा इन दोनों के बीच में, आकर्षण का जो बल है वो तगड़ा होगा, तो इनके बीच में इनकी जोड़ी टूटेगी क्या, कभी नहीं टूटेगी। सेम इसी प्रकार होता है। तो वो आगे इस पे देखेंगे, परमाणु की संरचना पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे। ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। समझ में आ गया ना आपको। आवेश की क्रिया क्यों समझते हैं हम, आवेश को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब पढ़ते हैं। हाँ, अपन सवाल ढूंढ रहे थे कि विभाजन असंभव क्यों है। सवाल अपना ये था कि विभाजन क्यों नहीं कर सकते। अब किसी 2 बंदों के मध्य प्रबल आकर्षण है। आकर्षण क्या है इन दोनों के मध्य, प्रेम है तो आकर्षण होगा। अब प्रबल आकर्षण होगा तो इनकी जोड़ी टूटेगी क्या। आकर्षण अगर प्रबल है, अधिक है, तो जोड़ी टूटेगी क्या, जोड़ी नहीं टूटेगी। अब देखना इस बात को मैं इससे कांटेक्ट कैसे करता हूँ। अब जो परमाणु की जो संरचना होती है ना, परमाणु की संरचना, उससे पहले आप एक बात पढ़ो। ये सवाल तो अपने को ढूंढना ही है। अब एक आप बात देखो, मान लो अगर आपके पास कोई वस्तु है, मान लो आपके पास कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को एक बंदा इस दिशा में खींच रहा है, इसी वस्तु को दूसरा बंदा उतनी ही ताकत से दूसरी दिशा में खींच रहा है। अगर ये दोनों बंदे समान ताकत लगा रहे हैं तो ये वस्तु का विस्थापन होगा क्या, एक इधर ही खिसकेगी या इसकी तरफ खिसकेगी या इसकी तरफ, किधर ही नहीं खिसकेगी, क्योंकि जितनी ताकत से ये बल लगा रहा है, उतनी ही ताकत से ये बल लगाएगा। यानी कि अगर दोनों दिशाओं में बल समान होंगे तो ये खिसकेगा क्या, कहीं नहीं खिसकेगा। अच्छा, अगर मान लो कि किन्हीं 2 चीज़ों के मध्य प्रबल आकर्षण है, चलो इस बात को रहने दो, आप आगे देखो, ये बात काम में आएगी, अभी थोड़ी देर में काम में आएगी। अब पढ़ते हैं अपन परमाणु की संरचना। इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे, उससे पहले एक बात और पढ़ते हैं अपन, परमाणु की संरचना। तो परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार कैसे, अब परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यहाँ लिखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं इस गोलाकार संरचना में। तो मान लो ये अपना हो गया परमाणु गोलाकार, बिल्कुल बीचों बीच इसका स्थित होता है नाभिक। और नाभिक में क्या क्या स्थित होते हैं, नाभिक में होते हैं इसके प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन। जो नाभिक किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही तो बोला था मैंने भी, परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, 3 चीज़ों से। इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ होते हैं, इसके नाभिक में। और बाहर की ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो
बिखरे रहते हैं। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया, जो परमाणु है इसकी खोज की थी जॉर्ज डाल्टन ने। तो सीधा यही सवाल आया था एक बार, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉर्ज डाल्टन ने की थी 1803 ईस्वी में। नाम याद रखना, सन याद चाहे मत रखना। तो परमाणु की खोज किसने की थी? जॉर्ज डाल्टन ने। आप याद रखना, इस बात को लिख लीजिए। तो ये हो गई परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, मान लो आप एक बॉल लो, इस बॉल के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिट कर दिए, तो इस बॉल का चारों ओर का जो भाग बच गया ना, इस बॉल को तो बोलेंगे नाभिक, और इसके चारों ओर का जो भाग है उसमें क्या व्यवस्थित होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स व्यवस्थित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश अपने को पता है कौन सा होता है? ऋणात्मक प्रकार का। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? धनात्मक प्रकार का। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य इस प्रकार से क्या होना चाहिए? फिर विपरीत आवेश हो गए। विपरीत आवेश हो गया तो इनके मध्य होगा आकर्षण की क्रिया होगी। विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण की तो क्रिया होगी। तो अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, अब देखो सवाल पे सवाल आने लगे, आप याद रखना। तो विपरीत आवेश है तो इनके मध्य आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाने चाहिए, धीरे धीरे आकर्षित होंगे, धीरे धीरे पास आएंगे आएंगे और अंततः नाभिक के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी घटना नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये चक्कर निकालते हैं इसके चारों ओर। जैसे सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर लगाती है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाने से क्या होगा? चक्कर लगाने से मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। चक्कर लगाने से ये इसके अंदर गिरेंगे नहीं। अब कैसे नहीं गिरेंगे मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लो एक लड़का है, इस लड़के के हाथ में एक रस्सी है और इस रस्सी के किनारे पर एक पत्थर बंधा हुआ है। अब ये पत्थर को अपने चारों ओर घुमाता है, ऐसे घुमाया होगा बचपन में आपने। अब ये पत्थर देखो आप, अब जब ये घुमा रहा है इस पत्थर को, तब ये पत्थर ना तो बाहर की तरफ गिर रहा और ना ही ये अंदर की तरफ मुंह पे आके लग रहा, यानी कि ना तो ये बाहर जा रहा और ना ही ये अंदर आ रहा। अब सेम मैंने अभी बताया था आपको, अगर इस वस्तु को इधर कोई लड़का खींचे और इसी वस्तु को इधर कोई लड़का खींचे, समान बल से खींचेंगे तभी तो ये इनका विस्थापन 0 होगा। इस वस्तु, ये जो पत्थर है, ये पत्थर ना तो इधर जा रहा और ना ही इधर जा रहा, तो इसका मतलब इधर जो बल लग रहा है और इधर जो बल लग रहा है वो एकदम समान है, तभी तो इसका एक दूसरी दिशा में विस्थापन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल ये समझ में आ गया आपको थोड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वस्तु पर अगर दो विपरीत दिशाओं में समान बल लगे तभी कोई वस्तु का विस्थापन 0 होगा। ये अपनी जगह पर घूम रही है लेकिन इसका ऐसे तो विस्थापन नहीं हो रहा, दाएं या बाएं तो विस्थापन नहीं हो रहा। तो अगर मान लो ये लड़का इस रस्सी को घुमाते घुमाते अचानक छोड़ दे, तो जहाँ पर ये छोड़ेगा वहीं पर, यानी कि इस दिशा में तो बल 0 हो गया, तो बाहर का बल बच गया एक, तो वो इसको पत्थर बाहर की ओर चला जाएगा। अगर ये मान लो लड़का इस रस्सी को छोड़ता नहीं है तो यानी कि ये वस्तु ना तो इधर जा रही और ना ही इधर जा रही। इधर नहीं जा रही इसका मतलब इस साइड में कोई खींच रहा है, और इस साइड भी नहीं जा रही यानी कि इस साइड में भी कोई खींच रहा है, यानी कि दोनों दिशाओं में बल क्या है? बराबर है। दोनों दिशाओं में क्या है? बल बराबर है। अब ये लड़का इस वस्तु को इधर खींच रहा है, इस वस्तु को इधर खींच रहा है, ये लड़का इस वस्तु को इधर खींच रहा है। अब ये समान ताकत लगाएंगे तो ये वस्तु किधर खिसकेगी? क्या नहीं खिसकेगी, यानी कि इस पर भी कोई समान ताकत लग रही है, यानी कि समान बल लग रहे हैं। ये लड़का है जो इस वस्तु पर इधर की ओर बल लगा रहा है, ये इधर की ओर बल लगा रहा है, खींच रहा है, खींचने का मतलब बल ही लगा रहा है। तो इस वस्तु पर भी इधर कोई बल लग रहा होगा, इधर भी कोई बल लग रहा होगा, तभी तो ये अपनी स्थिति पर बनी हुई है। तो बाहर की ओर जो बल लगता है उसे बोले अपकेंद्रीय बल, आपको याद नहीं रखना है। और जो अंदर की ओर बल लगता है, जो रस्सी के सहारे लग रहा है, वो बल होता है तनाव बल। और यहाँ इस स्थिति में रस्सी का तनाव जो बल जो है वो अपकेंद्रीय बल के एकदम बराबर है। तो तनाव बल है और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वस्तु का विस्थापन हो गया, कब आए? नहीं होगा। तो ये अपनी स्थिति पे घूमता रहेगा। तो बात समझ में आ गई आपको। तो इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन है नाभिक के अंदर नहीं गिरेगा, ये पत्थर इस लड़के की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की लगने वाला बल और अंदर की ओर लगने वाला बल दोनों बराबर है। इस पर भी बाहर की ओर लगने वाला बल और अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल दोनों बराबर हो गए। बाहर इस पर कौन सा बल लगता है? सेम यही बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। बाहर की ओर हमेशा के लिए, कोई घूमती हुई वस्तु के लिए बाहर की ओर हमेशा के लिए अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल
लगता है। और अंदर की ओर जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को नाम देते हैं विद्युत बल। आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? विद्युत बल। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स। अंदर की ओर कौन सा बल लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये अपनी स्थिति पर चारों ओर घूमते रहते हैं। और जिस स्थिति पर ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, अब हो सकता है ये मान लो ये कोई नाभिक है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ घूम रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके और आगे घूम रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉन और आगे घूम रहे हो। तो ये जो घेरे जो बन रहे हैं ना, इन घेरों को परिधि नहीं बोलकर यहाँ हम बोलेंगे कक्षा। ये अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे हैं। अलग अलग क्या वो घूम रहे हैं? कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो अब तक आप सीख चुके हैं परमाणु की परिभाषा, परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु को तोड़ क्यों नहीं सकते। हाँ, अपना ये सवाल रह गया, परमाणु को तोड़ क्यों नहीं सकते। अब परमाणु एक तो इतना छोटा है कि रस्सियां बांधकर इन इलेक्ट्रॉनों को अपन बाहर नहीं निकाल सकते, और इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है ना, ये प्रबल बल होता है। ये होता है प्रबल बल। अब प्रबल बल कौन कौन से होते हैं? पूरी धरती पर काफी तरह के प्रबल बल होते हैं, लेकिन सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? सबसे प्रबल बल होता है, ब्लैक से लिखता हूं, सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिक समझते हो ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपस में बंधे हुए हैं ना, इन दोनों के मध्य बल लगता है, जो बहुत ही कम दूरी आप मान सकते हैं 10⁻⁻34 मीटर, यानी कि 10⁻⁻34 कितना हो गया? 1 के भाग में अब 34 जीरो अगर आप लगाओगे तो इतनी कम दूरी पर यह बल कार्य करता है। आपको याद नहीं रखना है। तो दुनिया का सबसे मजबूत बल जो परमाणु के नाभिक में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, वो बल होता है नाभिकीय बल। उसके बाद आता है विद्युत बल। विद्युत बल कौन सा? आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो होता है विद्युत बल। और तीसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम कूदते हैं तो धरती अपने को वापस अपनी ओर खींच लेती है, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और उसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल। तो ये क्रम आपको याद रखना है। पुलिस के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये पूछा गया है, सन कौन से में पूछा गया है मेरे को ध्यान नहीं है, ये क्रम पूछा गया है, यानी कि प्रबलता के आधार पर बलों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे मजबूत बल होगा नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत बल। नाभिकीय बल नाभिक के अंदर लगने वाला बल, विद्युत बल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, गुरुत्वीय बल द्रव्यमान युक्त वस्तुओं पर, हमारा भी द्रव्यमान है और धरती का कुछ द्रव्यमान बोले तो भार, तो दो अलग अलग भारों के मध्य लगने वाला बल होगा गुरुत्वीय बल। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अब ये दुनिया का 2 नंबर पर सबसे प्रबल बल है, 2 नंबर पर सबसे प्रबल बल है, और इतना मजबूत बल होने के कारण, आवेशों के मध्य इतना मजबूत बल होने के कारण हम विभाजन और नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य या आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, ये दुनिया का सबसे मजबूत बल है, 2 नंबर पर सबसे मजबूत बल है। तो इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कोई लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं तो इनके मध्य आकर्षण होगा, तो इसे तोड़ना इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको विभाजन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल अत्यंत प्रबल बल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल अत्यंत प्रबल बल होने के कारण परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। तो आपका जवाब मिल चुका होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परमाणु। अब तक आपने पढ़ लिया होगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे। अब मैंने ये तो बता दिया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10, 15, 20, 25। तो देखते हैं, ये परमाणु में हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन हो, एक ही प्रोटॉन हो। ढंग से बना देता हूँ थोड़ा। संख्याएं होती है अलग अलग। मान लो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं और प्रोटॉन कितने हो सकते हैं और न्यूट्रॉन किसके होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, या बोल सकते हैं
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कभी बराबर नहीं होती। हमेशा हमेशा याद रखना आप, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस निशान का मतलब है ये भी इन दोनों के बराबर कभी नहीं होगी। हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन इसको अलग ही पढ़ना है आपको। न्यूट्रॉन वैसे हमारे कोई काम में आता नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही काम में आते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग, या ये भी हो सकता है न्यूट्रॉन ना भी हो। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। कितनी कितनी हो सकती है, अपना सवाल ये है। अगर मान लो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो वैज्ञानिकों ने ऐसे परमाणु को, अब ये तो पता हो गया आपको परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैं बता दूं परमाणुओं के प्रकार, परमाणु के प्रकार। परमाणु के प्रकार। अब मान लो आप वस्तुएं लो, एक तांबे की वस्तु लो, एक लोहे की वस्तु लो, एक चांदी की वस्तु लो। इन वस्तुओं को आप तोड़ना शुरू करो। ये वस्तुएं टूटती जाएंगी, तोड़ते जाओगे और आप एकदम इसका क्या बना दोगे, बुरादा बना दोगे। बुरादा भी क्या, एकदम परमाणु, बिल्कुल मतलब आप अब इसको और अधिक नहीं तोड़ सकते। यानी कि परमाणु बना दिया आपने इनके, इसके भी परमाणु बना दिए, इसके भी परमाणु बना दिए। अब इन परमाणुओं को वापस जोड़ना शुरू करो, तो इन परमाणुओं से हमेशा तांबे की वस्तुएं बनेगी, इन परमाणुओं से हमेशा लोहे की वस्तु बनेगी, इन परमाणुओं से हमेशा चांदी की वस्तु बनेगी। इस है तो ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, लेकिन इन परमाणुओं से लोहे की वस्तु नहीं बन सकती, इनसे चांदी नहीं बन सकती, चांदी वाले से तांबे की नहीं बन सकती। यानी कि परमाणु, प्रत्येक वस्तु अलग अलग होती है, तो यानी कि इनके परमाणु भी अलग अलग होते हैं। परमाणु का अलग अलग होने का कारण क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का अलग अलग होना। तो प्रत्येक वस्तु अलग अलग होती है, वस्तु अलग अलग होती है तो मतलब इनके परमाणु भी अलग अलग होते हैं। परमाणु अलग अलग होने का क्या कारण है, परमाणु के अलग अलग होने का कारण है इनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का अलग अलग होना। मान लो कोई परमाणु है, आपको ये बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होंगे, लेकिन हो सकता है न्यूट्रॉन ना भी हो और अलग अलग संख्या हो सकती है इनकी। तो मान लो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन होगा, फिर तो इसको नाम देते हैं अपन हाइड्रोजन। अगर कोई परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह लिखते हैं अपन H, प्रतीक बोलते हैं। मान प्रतीक चिन्ह बताता हूँ आपको क्या होता है। मान लो किसी लड़के का नाम है राकेश, राकेश, एक का मान लो राजेश, कुलदीप। अब राकेश को अपन क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकते हैं आर के। राजेश को क्या बोल सकते हैं, आर जे। कुलदीप को क्या बोल सकते हैं, के डी। तो ये क्या बनाए हमने, प्रतीक बनाए हैं। प्रतीक मतलब इनको हम इन नामों से भी संबोधित कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रतीक, परमाणु के प्रतीक, ये क्या है, प्रतीक। मान लो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा तो उस परमाणु का नाम होगा हाइड्रोजन, उसका प्रतीक होगा H। इसी प्रकार 2 वाले का नाम क्या होगा, हीलियम। 3 वाले का क्या नाम होगा, लिथियम। 4 वाले का क्या नाम होगा, बेरिलियम। 5 वाले का बोरॉन। 6 वाले का कार्बन। तो आपके मन में फिर से एक सवाल आ गया है कि ये ऐसे कितने हो सकते हैं। ये ऐसे करते करते 118 तक इनकी गिनती जाती है। 118 तक हो सकते हैं, किसी परमाणु में 118 इलेक्ट्रॉन और 118 प्रोटॉन हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि धरती पर पूरे विश्व में कितने प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, 118 प्रकार के परमाणु पाए जा सकते हैं। अब इनके अगर आपको नाम पढ़ने हैं तो ये 118 के 118 तत्वों को, 118 के 118 तत्वों या परमाणु बोल सकते हैं, या तत्व एक ही बात है, परमाणुओं को इनकी विशेषताओं के आधार पर इनको सारणी में व्यक्त किया गया है। विशेषताओं के आधार पर इनको सारणी में बनाया गया है। आपने ऐसी कोई सारणी देखी होगी कभी, ऐसी सारणी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना आप।
118 के 118 परमाणुओं को इनकी समान और अलग अलग विशेषताओं के आधार पर इनको सारणीबद्ध किया गया है और उस सारणी का नाम है आवर्त सारणी। तो इस आवर्त सारणी में आप 118 के 118 तत्वों को या परमाणुओं को देख सकते हैं। तो परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक और न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0, जो किसी भी आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना में संपन्न नहीं होता। तो अगर किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसका नाम हाइड्रोजन, उसका प्रतीक होगा H। हीलियम का प्रतीक होता है He। लिथियम का प्रतीक होता है Li। बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। बोरोन का प्रतीक होता है B और कार्बन का प्रतीक होता है C। तो इस प्रकार आप कम से कम 20 तक या 10 तक तो याद रख लेना, 10 तक याद रखना आपको। यह आपको आवर्त सारणी में मिल जाएंगे, या मैं आपको लिखवा देता हूँ लो साइड में, आप याद कर सकते हैं। यहाँ लिखवा देता हूँ मैं आपको 10 तक। H से मतलब हाइड्रोजन और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? 1। प्रोटॉन की संख्या लिख रहा हूँ मैं ऊपर, प्रोटॉन की संख्या। ये परमाणु का नाम और ये प्रतीक, ठीक है। अब ये सारणी बन जाएगी अपनी यहाँ पे। अच्छा, 2 नंबर पर हीलियम आता है, प्रोटॉन की संख्या 2। 3 नंबर पर लिथियम आता है, लिथियम 3। 4 नंबर पर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन और फिर आता है नियोन। ये आ गया 7 नंबर पर, ये 8 पर, ये 9 पर और ये 10 पर। इसका प्रतीक चिन्ह हो गया He। इसका हो जाएगा Li, इसका Be, इसका B, इसका C, इसका N, इसका O, इसका F और इसका Ne। तो ये आप याद रख लेना, सारणी आप नोट कर लीजिए। ये हो गया। अब किसी भी परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका पढ़ेंगे। आपको एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है, किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का आपको ये प्रश्न दे सकता है। प्रश्न ये है कि निम्न परमाणु कौन सा दे रखा है अपने को? 7n15 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 10। तो कितनी होगी? ये सवाल करना सीखते हैं अपन। ये सवाल सीखने के लिए अपने को सीखना पड़ेगा परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका। परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका। परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका। परमाणु को प्रदर्शित करते हैं ZXA इस प्रकार। X इसके सर पे A, इसके पैरों में Z। तो कई बार आपको क्या है, ये A यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है, तो कोई बात नहीं है, फिर भी ये है तो इसके सर पे ही ये A। तो ये जो A लिखा हुआ है
यानी कि जो x के सर पे जो संख्या लिखी हुई मिलेगी किसी भी चिन्ह को, देखो x की जगह यहाँ n लिख रखा है यानी कि ये नाइट्रोजन है, a सर पे 15, a की जगह संख्या लिखी हुई है, z की जगह संख्या लिखी हुई है 7। तो इस प्रकार को आपको कोई भी परमाणु में प्रदर्शित किया मिल सकता है। हो सकता है ये 15 आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, तो है तो ये n के सर पे ही, लेकिन मैं इधर ही लिख लेता हूँ। तो जो ये a है ये अपने को दर्शाता है परमाणु का भार, ये जो संख्या है ये दर्शाती है परमाणु का भार। और ये और क्या बता दिए, न्यूक्लियनों की संख्या। अच्छा ये जेड क्या बताता है, जेड बताता है प्रोटॉन की संख्या। जो पैरों में जो संख्या लिखी होती है ये बताती है अपन प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और ये क्या बताती है, और ये बताती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीसरी ये क्या बताती है, परमाणु क्रमांक, परमाणु हमने पढ़ा था आवर्त सारणी, आवर्त सारणी बनाई गई है तो उसमें प्रत्येक परमाणु को अलग अलग क्रम संख्या दी गई है और उसी क्रम संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो ये संख्या अपने को 3 चीज़ों का ज्ञान कराती है, परमाणु की प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक। न्यूक्लियनों की संख्या क्या आती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या को बोलते हैं न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी संख्या को बोलते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगी, ये संख्या बताती है अपन को प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या है ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या और जो ये जो संख्या है ये ओनली है प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से अगर प्रोटॉन घटा देंगे तो बच क्या जाएंगे, न्यूट्रॉन। यानी कि अपन ए ऊपर लिखी संख्या में से नीचे वाली संख्या अगर घटा दें, इसमें से ये घटा दें तो क्या बच जाएंगे, न्यूट्रॉन। यानी कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दें तो क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन बच जाएंगे। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि सर पर जो संख्या लिखी हुई है उसमें से पैरों वाली संख्या अगर घटा दें तो क्या बच जाएंगे, न्यूट्रॉन। तब देखो सर पे क्या लिखा हुआ है, इसके प्रश्न करते हैं, सर पे लिखा हुआ है 15 और पैरों में क्या लिखा हुआ है इसके 7। यानी कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, ये ओनली प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या में से अगर प्रोटॉन की संख्या घटा देते हैं तो सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या बचेगी। तो 15 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 8। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 8। तो आंसर हो गया सेकंड। इस प्रकार से आपको अनेक को सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल आपका ये होगा, नेक्स्ट सवाल आपका सेम यही सवाल है और इसकी जगह है 6C12। 6C12 आएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर लिखी हुई संख्या होगी 12 माइनस से पैरों में लिखी हुई संख्या 6, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, 7। तो इस प्रकार आपको किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। वैसे ये रेलवे, पुलिस, पटवारी की भर्ती में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी आ सकती है, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बस आज का टॉपिक है यहीं समाप्त है। कल की जो क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे बंध, परमाणु बंध कैसे बनाता है, परमाणु बंध। उसके बाद पढ़ेंगे अपन मोल। ऐसे अपनी आगे क्लासें चलती जाएगी। धन्यवाद।